नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे जयप्रकाश नारायण ने सत्ता ठुकराकर लोकतंत्र सुना। भारत की राजनीति में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं होते बल्कि समय के हर दौर में जिंदा रहते हैं। वे वो नाम होते हैं जिन्हें याद करते ही सत्ता की चमक नहीं बल्कि त्याग, नैतिक साहस और जन आंदोलन की गूंज सुनाई देती है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ऐसा ही एक नाम है, एक ऐसा नेता जिसने सत्ता के शिखर तक पहुंचने के तमाम अवसरों को बार बार ठुकराया, क्योंकि उसके लिए कुर्सी से ज़्यादा कीमती था लोकतंत्र और सत्ता से ज़्यादा जरूरी था जनता का स्वाभिमान। यह कहानी उस व्यक्ति की है जिसने आज़ादी के बाद भी चैन से नहीं बैठा, जिसने सरकार बनाने के बाद भी सरकार से सवाल पूछने का साहस रखा और जिसने यह साबित कर दिया कि राजनीति सिर्फ चुनाव जीतने का खेल नहीं बल्कि समाज को सही दिशा देने की जिम्मेदारी है। जयप्रकाश नारायण, जिन्हें देश जेपी और लोकनायक के नाम से जानता है, उनका जीवन अपने आप में एक जीवंत आंदोलन था। ऐसा आंदोलन जो न नारों से पैदा हुआ, न हिंसा से, बल्कि नैतिक बल और सत्य के आग्रह से। जयप्रकाश नारायण का जन्म बिहार के एक साधारण से गांव में हुआ था। बचपन से ही उनके भीतर सवाल करने की आदत थी। वे सिर्फ वही सीखने में विश्वास नहीं रखते थे जो बताया जाए, बल्कि यह जानना चाहते थे कि किसी बात का अर्थ क्या है और उसका समाज पर प्रभाव क्या पड़ेगा। यही जिज्ञासा उन्हें भारत से बाहर अमेरिका तक ले गई, जहां उन्होंने कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई की, मजदूरी की, खेतों में काम किया, रात रात भर पढ़ाई की और अपने भीतर एक विचारशील क्रांतिकारी को आकार दिया। उस दौर में ही उनके मन में यह स्पष्ट हो चुका था कि उस असली लड़ाई सत्ता के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए लड़ी जाती है। भारत लौटने के बाद जयप्रकाश नारायण स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। गांधी जी के विचारों से वे गहरे प्रभावित थे, लेकिन आंखें बंद करके किसी विचारधारा का अनुसरण करना उन्हें स्वीकार नहीं था। वे मानते थे कि हर विचार को समय और समाज के अनुसार परखा जाना चाहिए। यही कारण था कि वे कांग्रेस के भीतर रहते हुए भी सत्ता के मोह से दूर रहे। आज़ादी के बाद जब देश को नेतृत्व की आवश्यकता थी, तब जयप्रकाश नारायण के पास सत्ता के कई रास्ते खुले थे, लेकिन उन्होंने सत्ता की कुर्सी को नहीं बल्कि समाज के बीच रहने को चुना। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि आज की राजनीति में सत्ता का आकर्षण सेवा की भावना को निगल रहा है। यह बात आज भी उतनी ही सच लगती है जितनी उस समय की थी। जयप्रकाश नारायण ने मंत्री पद स्वीकार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे मानते थे कि सत्ता में बैठकर बदलाव करना आसान है, लेकिन सत्ता से बाहर रहकर सत्ता को आईना दिखना ज़्यादा जरूरी है। यही निर्णय आगे चलकर उन्हें आम नेताओं से अलग और लोकनायक बनाता है। समय बीतता गया, देश आज़ाद था, लेकिन जनता के सपने पूरे नहीं हो रहे थे। गरीबी, भ्रष्टाचार, रोजगारी और सत्ता का केंद्रीकरण बढ़ता जा रहा था। लोकतंत्र नाम का था, लेकिन उसकी आत्मा कमजोर होती जा रही थी। चुनाव हो रहे थे, सरकारें बन रही थी, लेकिन जनता की आवाज़ दबाई जा रही थी। यही वह दौर था जब जयप्रकाश नारायण ने एक बार फिर राजनीति की दिशा बदलने का मन बनाया। उन्होंने किसी पार्टी की स्थापना नहीं की, कई चुनावी नारा नहीं दिया, बल्कि देश की अंतरात्मा को जगाने की कोशिश की। बिहार से उठी उनकी आवाज़ धीरे धीरे पूरे देश में गूंजने लगी। छात्र आंदोलन, युवा आक्रोश और आम जनता की निराशा एक साथ मिलकर एक लहर बन गई। जयप्रकाश नारायण ने इसे संपूर्ण क्रांति का नाम दिया। यह कोई सत्ता पलटने का आंदोलन नहीं था, बल्कि सोच बदलने का आंदोलन था। वे कहते थे कि सिर्फ सरकार बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। जब तक व्यक्ति और व्यवस्था दोनों नहीं बदलते, उनके भाषणों में न तो जहर होता था, न ही व्यक्तिगत हमले। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी सादगी और सच्चाई होती थी जो सीधे दिल तक पहुंचती थी। वे कहते थे,
कि पुलिस, प्रशासन, न्यायपालिका, राजनीति सबको आत्ममंथन की जरूरत है। यह बात सत्ता में बैठे लोगों को चुभने लगी। उन्हें लगा कि यह बुढ़ा आदमी जनता को भड़का रहा है, जबकि असल में जयप्रकाश नारायण जनता को जगाने की कोशिश कर रहे थे। धीरे धीरे हालत इतनी बिगड़ गई कि सरकार ने असहमति को दबाने का रास्ता चुना। लोकतंत्र पर संकट गहराने लगा। वही दौर था जब देश ने आपातकाल देखा, नागरिक अधिकार निलंबित कर दिए गए, प्रेस की आज़ादी छीन ली गई और विरोध की हर आवाज़ को कुचलने की कोशिश की गई। इसी अंधेरे दौर में जयप्रकाश नारायण को जेल में डाला दिया गया। एक बूढ़ा, बीमार लेकिन अड़िग नेता, जिसे सत्ता से डर नहीं लगता था। जेल की दीवारें जयप्रकाश नारायण की आवाज़ को रोक नहीं सकी, बल्कि वहीं से उनकी सोच और ज़्यादा तेज होकर बाहर निकली। जेल में रहते हुए भी वे कहते थे कि यह लड़ाई मेरी नहीं, देश के भविष्य की है। उनकी सेहत लगातार गिर रही थी, लेकिन उनका हौसला अडिग था। देश के कोने कोने में लोग उनके नाम से प्रेरणा लेने लगे। युवा, बुजुर्ग, छात्र, किसान, सभी को लगने लगा कि कोई है जो सत्ता के सामने खड़ा है बिना किसी निजी स्वार्थ के। यही वह मोड़ था जब भारत की राजनीति हिलने लगी। सत्ता को पहली बार महसूस हुआ कि लाठियों और कानूनों से जनता की आत्मा को नहीं दबाया जा सकता। जयप्रकाश नारायण जेल में थे, लेकिन उनका विचार ज़्यादा था। उन्होंने साबित कर दिया कि असली ताकत कुर्सी में नहीं, चरित्र में होती है। जेल ही दीवारें अक्सर आवाज़ों को दबाने के लिए बनाई जाती है, लेकिन इतिहास गवाह है कि कुछ आवाज़ें ऐसी होती है जिन्हें कैद किया जाए तो वे और ज़्यादा गूंजने लगती है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की आवाज़ भी ऐसी ही थी। आपातकाल के दौरान, जब देश का लोकतंत्र सांसें गिन रहा था, जब अखबारों की सही सूख चुकी थी और असहमति अपराध बन चुकी थी, तब एक बीमार वृद्ध नेता जेल के भीतर से पूरे देश को यह याद दिला रहा था कि आज़ादी सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि रोज़ लड़ी जाने वाली जिम्मेदारी है। जयप्रकाश नारायण की तबीयत लगातार गिर रही थी। डॉक्टरों ने साफ कहा था कि उन्हें तुरंत बेहतर इलाज की ज़रूरत है, लेकिन सत्ता के लिए उनका जीवन उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना सत्ता की स्थिरता। इसके बावजूद उनके चेहरे पर न डर था न शिकवा। वे कहते थे कि अगर मेरी बीमारी से देश का विवेक जगता है तो ये सौदा मुझे मंजूर है। यही वाक्य उन्हें एक साधारण नेता से उठकर लोकनायक बनाता है। जेल के बाहर हालत तेजी से बदल रहे हैं। जिन लोगों ने कभी राजनीति में दिलपच्ची नहीं की ली थी, वे भी अब सवाल पूछने लगे थे। छात्रों ने कॉलेजों से निकलकर सड़कों का रुख किया, किसानों ने चुप्पी तोड़ी और आम आदमी ने समझाना शुरू किया कि अगर आज नहीं बोला तो कल बोलने का अधिकार भी नहीं बचेगा। जयप्रकाश नारायण का आंदोलन किसी पार्टी का आंदोलन नहीं रह गया था, वह जनता की आत्मा की आवाज़ बन चुका था। आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय दबाव और देश के भीतर बढ़ते असंतोष के चलते जयप्रकाश नारायण को जेल से रिहा किया गया। जब वे बाहर आए तो उनका शरीर कमज़ोर था, लेकिन उनकी आंखों में वही तेज था। उनके स्वागत में कोई सत्ता प्रदर्शन नहीं था, न ही सरकारी तामझाम, बल्कि लोगों की आंखों में आंसू और दिलों में उम्मीद थी। उन्होंने बाहर आते ही कोई बदले की भाषा नहीं बोली, बल्कि सिर्फ इतना कहा कि लोकतंत्र को नफरत नहीं, आत्मा स्वयं चाहिए। इसके बाद जो हुआ वह भारत राजनीति का एक ऐतिहासिक मोड़ था। अलग अलग विचारधाराओं, दलों और नेताओं को एक मंच पर लाने का असंभव काम जयप्रकाश नारायण ने कर दिखाया। वे खुद सत्ता में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन यह जरूर चाहते थे कि सत्ता जनता के प्रति जवाबदेह बने। उन्होंने नेताओं से कहा कि यह लड़ाई कुर्सी की नहीं, संविधान की है। यही सोच आगे चलकर सत्ता परिवर्तन का कारण बनी।
जब चुनाव हुआ और जनता ने अपना फैसला सुनाया, तब यह स्पष्ट हो गया कि लोकतंत्र को जितना दबाया जाए वह अपनी उतनी ही ताकत से लौटता है। सत्ता बदली, लेकिन जयप्रकाश नारायण ने कोई पद स्वीकार नहीं किया। उन्होंने वही किया जो उन्होंने हमेशा किया था, सत्ता से दूरी और समाज से निकटता। उनके लिए जीत सरकार की नहीं, लोकतंत्र की थी। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जयप्रकाश नारायण शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हो चुके थे, लेकिन उनके विचार पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत थे। वे युवाओं से कहते थे कि राजनीति को गाली देना आसान है, लेकिन उसे शुद्ध करना जिम्मेदारी है। वे बार बार चेतावनी देते हैं कि अगर नैतिकता आत्मा हो गई तो लोकतंत्र सिर्फ एक ढांचा बनकर रह जाएगा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जाना एक व्यक्ति का जाना नहीं था, बल्कि एक युग का अंत था। लेकिन कुछ लोग शरीर से जाते हैं, विचारों से नहीं। आज भी जब लोकतंत्र पर सवाल उठते हैं, जब सत्ता के सामने सच बोलने की हिम्मत कम पड़ने लगती है, तब जयप्रकाश नारायण की याद आती है। वे याद दिलाते हैं कि असली नेता वह नहीं होता जो कुर्सी तक पहुंचे, बल्कि वो होता है जो जरूर पड़ने पर कुर्सी को चुनौती दे सके। यह कहानी सिर्फ अतीत की नहीं है, यह आज और आने वाले कल की चेतावनी भी है, क्योंकि जब भी लोकतंत्र खतरे में होगा, कहीं न कहीं उसे एक आवाज़ उठेगी, शायद किसी जेल से, शायद किसी सड़क से, और उस आवाज़ में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की गूंज होगी। दोस्तों, ऐसी ये हिंदी कहानी देखने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपके जीवन में कुछ नया करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू स्टोरी के साथ। तब तक बनिए रहिए हमारे चैनल के साथ।